खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी इस कवरेज में आपका स्वागत है। कौन बनेगा बिहार का बाजीगर? बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। तीसरे चरण में वोटर्स ने 78 सीटों पर 1204 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद किया। राज्य में शाम 6 बजे तक 54.57% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 15 जिलों की 78 सीटों पर आज तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग हुई है। शाम 6 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो हमने आपको बताया 54.57%। बात दरभंगा की करें तो यहां 55.4% वोटिंग हुई है। तो आज तीसरा और अंतिम चरण था और अब नतीजे 10 नवंबर को आएंगे और बिहार का बाजीगर कौन होगा इसका जवाब भी 10 तारीख को मिल जाएगा। तो एग्जिट पोल क्या है और एग्जिट पोल्स जो तमाम न्यूज चैनल्स और सर्वे एजेंसीज के हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे। और शुरुआत जो है हम एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे से करते हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे क्या कहता है। जेडीयू 38 से 46, बीजेपी 66 से 74, वीआईपी 0 से 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बात जीतन राम मांझी की हम की करें तो 0 से 4 सीटें उनके खाते में। आरजेडी 81 से 89 सीटें जीत रही है। कांग्रेस 21 से 29 यह अनुमान है। लेफ्ट 6 से 13 सीटें एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में दिखाई दे रही हैं। तो ये एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है और इस तरह के तमाम सर्वेज जो हैं अलग अलग न्यूज चैनल के साथ सर्वे एजेंसियों ने किए हैं, जो कि एक तरीके से हम कह रहे हैं कि नतीजे नहीं हैं, नतीजों से पहले की ये आहट है जो बता रही है कि किसके पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है और किसकी मेहनत रंग लाती नजर आ रही है। एबीपी न्यूज के बाद हम बात करते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे हमने आपको यहां दिखाया, लेकिन एनडीए जो हम कहें नीतीश कुमार का, जेडीयू और बीजेपी, वीआईपी और हम जो एक तरीके से गठबंधन के साथ सामने आए हैं, 104 से 128 सीटें जो हैं वो मिलती नजर आ रही है एनडीए को। और महागठबंधन जो है एक तरीके से लीड लेता नजर आ रहा है। और टाइम्स नाउ और सी वोटर का सर्वे अगर हम देख रहे हैं तो एनडीए 116 और महागठबंधन 120 सीटों पर हमें दिखाई दे रही है। एलजेपी 1 और अन्य के खाते में 6 सीटें हमें इस एग्जिट पोल में दिखाई देती हैं। बात आर भारत और जन की बात के सर्वे की करें तो एनडीए 91 से 117, महागठबंधन 118 से 138 और वहीं अगर हम बात एलजेपी की करें, चिराग पासवान जिनसे बड़ी उम्मीदें इस वक्त दिखाई दे रही थी, 5 से 8 सीटें उनके खाते में भी जाती दिखाई दे रही हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे हमने आपको दिखाया, इसके साथ साथ टाइम्स नाउ प्लस सी वोटर का सर्वे क्या कहता है और उसका कैलकुलेशन, उसका अनुमान, उसका गणित क्या है 10 तारीख को आने वाले नतीजों को लेकर। या फिलहाल जो कुछ हमने देखा 3 चरणों में जिस तरीके से प्रचार हुआ और उसके बाद वोटर्स का जो रुझान हमें पोलिंग बूथ पर दिखाई दिया, ईवीएम का जो बटन दबाया गया उसको लेकर के और तमाम जो फैक्टर्स थे उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग तबकों के बीच जातिगत समीकरण भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। ये अपने आप में इन रुझानों और इन अनुमानों के पीछे की कहानी बताती हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब हम बात करते हैं बिहार का बाजीगर कौन, तो एक कांटे की टक्कर हमें दिखाई देती है। और ये इस सवाल के जवाब को तलाशने के लिए जो हम कहें कि एक तरीके से जो सस्पेंस है वो और ज़्यादा गहरा गया है। अभी कई सारे फैक्टर्स हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे गठबंधन की भूमिका में तकरीबन 7 गठबंधन इस चुनाव में थे जो ताल ठोक रहे थे और छोटे छोटे जो राजनीतिक दल थे। और अभी अंतिम चरण का जो चुनाव हुआ उसकी एक अलग रूपरेखा थी और अलग अलग जातिगत फैक्टर यहां पर काम कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिन्होंने पिछले चुनाव में खाता खोला था और कहीं ना कहीं इस बार भी वो ये दावा कर रहे थे कि वो सीमांचल के क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाएंगे। फिलहाल एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे क्या कहता है हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए की अगर हम बात करें 104 से 128 सीटें एनडीए के खाते में यहां दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा महागठबंधन 108, 131 सीटों पर हमें दिखाई दे रहा है। अनुमानतः ये एग्जिट पोल
के अनुमान है। एग्जिट पोल में जो नतीजे हमें दिख रहे हैं, फिलहाल एग्जैक्ट नतीजे आने का इंतजार हमको करना पड़ेगा और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस पोजीशन पर ये पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं जो लगातार चुनाव प्रचार में ये दावा कर रही थी कि इस बार उनकी स्थिति पहले के चुनाव से बेहतर होगी। तो अब निर्णय का दिन आना है। तमाम रसाकसी खत्म हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो चुका है और ये अपने आप में एक हम कहें कि इशारा है, एक आहट है 10 तारीख को आने वाले नतीजों को लेकर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जनतंत्र टीवी का ये महा एग्जिट पोल है। महा एग्जिट पोल में एनडीए को बड़े घाटे का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है और महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर हमें दिखाई दे रही है। महा एग्जिट पोल में जेडीयू, जी हां, इंडिविजुअल अगर हम बात करें गठबंधन में तो जेडीयू को नुकसान होता दिख रहा है। तकरीबन आधे से भी कम सीटें इस बार लग रही हैं, तो माइनस की स्थिति में जेडीयू दिखाई दे रही है। हालांकि इस पूरे अगर हम सिनेरियो को देखें, इस पूरी तस्वीर को देखें और इंडिविजुअल पार्टी की बात करें तो लगता है कि जेडीयू को भारी नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा है। बात बीजेपी की करेंगे तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं पिछले 5 साल से बेहतर स्थिति में ही दिखाई देती है, ये एग्जिट पोल बताते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जब हम गठबंधन देखते हैं, जब हम एनडीए वर्सेस महागठबंधन देखते हैं तो महागठबंधन बहुत अच्छी खासी बढ़त के साथ हमें दिखाई देता है। हालांकि इसको बहुत क्लोज फाइट कहा जा रहा है, नेक टू नेक फाइट कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा चुनावी समर और एक तरीके से कहें कि साख का नाक का सवाल, अस्तित्व का सवाल भी था। लालू यादव के साए से बाहर निकलकर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से लीड ली, प्रचार की कमान संभाली, वो ये बता रहा था कि उनके अंदर राजनीतिक परिपक्वता है या नहीं। तो कुछ हद तक दलों की, शख्सियतों की जो राजनीतिक हैसियत है, आने वाले 10 तारीख को यह भी पता चल जाएगा कि कौन कितना ऊपर है और कौन कितना नीचे चला गया है। तो अभी फिलहाल हम एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं और ये पोल ऑफ पोल्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम न्यूज़ चैनल, जो सर्वे एजेंसियां हैं, उनके साथ मिलकर जो सर्वे किए गए हैं, जिन चैनलों ने ये सब दिखाया है उनका भी हवाला हमने आपको दिया और वो तमाम आंकड़े हमने आपके सामने रखे और ये हम महा एग्जिट पोल इसको कह रहे हैं, जिस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। अपने खास पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान होंगे, बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे और ये जो एग्जिट पोल हैं वो एग्जैक्ट पोल के कितने करीब जाते हैं उनको दिखेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और लगातार अपनी इस खास पेशकश में चुनावी समर को हमने पूरी तरीके से अलग अलग चरणों में हमने भी आपको कवर करके दिखाया। हमारे रिपोर्टर्स आपको बता रहे थे कि ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी हालात क्या हैं और रुझान किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। तो आज की बात करने से पहले, और अगर हमें ये एक पैमाना रखना है तो हमें 5 साल पहले जाना पड़ेगा, 2015 के रिजल्ट को देखना पड़ेगा और उस वक्त की स्थिति क्या थी और आज स्थिति एग्जिट पोल पर क्या बनती उभर रही है। इसके लिए 5 साल पहले चलते हैं। एनडीए 58, महागठबंधन 178 और अन्य की बात करें तो उसके खाते में 7 सीटें। बात जेडीयू की करें तो 71 सीटें भी जेडीयू ने 5 साल पहले 2015 के चुनाव में अपने खाते में शामिल की थी और जीती थी। और लेकिन अब ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हम कहें उलटफेर है, क्योंकि अब स्थिति बहुत ज़्यादा जेडीयू के लिए अच्छी नहीं है। बीजेपी की बात करें 53 सीटें, आरजेडी 80, एलजेपी 2 सीटें जीत पाई थी 5 साल पहले और इस वक्त भी अनुमान 3 से 4 का ही लग रहा है। बात कांग्रेस की करें तो 27 सीटें कांग्रेस के खाते में 2015 में आई थी, आरएलएसपी 2 और जीतन राम मांझी की हम 1 सीट जीत पाई थी। तमाम जो न्यूज़ चैनल हैं, जो सर्वे एजेंसियां हैं, उन्होंने मिलकर जो मेहनत की है इस चुनावी कवरेज को लेकर या कहें कि ज़मीनी हालात को समझने को लेकर, वो एक तरह से एग्जिट पोल में दिखाई दिया। और आज अंतिम चरण का जब मतदान खत्म हुआ तो उसके बाद से तमाम राजनीतिक दलों की जो मैदान में थे उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई और ये होना लाजमी भी था। चलिए ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा अपने मेहमानों के पास चलते हैं। विपिन शर्मा, जे.आर. शरण, दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, दोनों ही राजनीतिक विश्लेषक हैं और बिहार चुनाव को लेकर खास तौर पर एक बारीक नज़र आप दोनों की रही है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। हमारे साथ अवनीश कुमार सिंह, हमारे संवाददाता बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम वहाँ के ज़मीनी हालातों का जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले विपिन शर्मा जी, आप ही से शुरुआत करते हैं इस डिबेट की। क्या कहना चाहते हैं, कितना आपका अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, आपकी अपनी समझ और ये एग्जिट पोल कितना करीब है?
देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा कि कोरोना काल में ये चुनाव कराए गए तो अपने आप में ये अभूतपूर्व रहा है, क्योंकि अगर हम इसकी 2015 के चुनावों से इसकी तुलना करें कि क्या उस समय वोटर टर्नआउट की प्रतिशत क्या था, तो यहाँ पर वो बात इतनी जायज़ नहीं ठहराई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर परिस्थितियाँ अलग थी, इस समय परिस्थितियाँ अलग थी। वो अलग बात है कि चुनाव आयोग ने अपने पुख्ता इंतजाम करे थे, केंद्र की तरफ से भी जो सुरक्षा जो एजेंसियां थी, आप सीआरपीएफ की बात करें, सीएसएफ की बात करें, रैपिड आरपीएफ की बात करें, सारी अपनी पुख्ता इंतजाम थे कि ताकि किसी तरह का कोई लोगों में भय ना हो, कोई किसी बिना झिझक के वो लोग चुनाव के इस लोकतंत्र के महापर्व में, जिसको चुनाव कहते हैं, उसमें बढ़ चढ़कर अपने हिस्सेदारी निभा सकें। बहरहाल देखिए, 3 चरणों में जो चुनाव हुए, जो एक अपेक्षा करी जा रही थी कि लोग भारी संख्या में आएंगे, वोटर प्रतिशत भी बढ़ चढ़कर होगा। यहां पर एक मैं बहुत अहम बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप बिहार की बात करें, बिहार के संदर्भ में जब बात चलती है, तो यहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो सही मामले में उसको आप लागू नहीं कर सकते। वो यहां पर क्योंकि आप अगर ये बात के चलें कि 2000 में जब वोटर टर्नआउट था 62% और 2005 में जाके एक भारी गिरावट हुई और 46 पे आके रुका, तो यहां पर वो लालू के खिलाफ था। जबकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब सत्ता के खिलाफ वोट होता है तो लोग भारी संख्या में निकलते हैं। तो इसलिए यह कहना किसी निष्कर्ष पे निकले कि वोटर प्रतिशत ज्यादा होगा या कम होगा, तो बिहार में कुछ भी कहना जो है वो आप उसको किसी भी निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते। चलिए जे.आर. शरण के पास चलता हूं मैं। शरण जी, ये जो बात विपिन जी कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं तब जब हम देख रहे हैं कि 2 बड़े चेहरे आमने सामने हमें दिखाई देते हैं? छोड़ दीजिए गठबंधन और तमाम तरह के राजनीतिक दलों को, लेकिन एक तरफ है नीतीश कुमार और एक तरफ है तेजस्वी यादव। साख की लड़ाई थी, चेहरे की लड़ाई थी, और आपको लगता है जेडीयू के पक्ष में एग्जिट पोल में जो बातें आ रही हैं, अनुमान आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि लोकप्रियता नीतीश कुमार की पिछले 15 साल के बाद कम हुई है इस चुनाव में? कम तो हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा ये है कि लालू और राबड़ी की जो बैसाखी लेके चल रहे थे तेजस्वी, उनसे उनको निजात मिल गया है। अब तेजस्वी हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी ए लीडर, और वो अब ये चैलेंज कर सकते हैं कि उन्होंने 2014 से आज तक आपने कभी प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर पे अपना स्पीच बोलते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन बिहार चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री को इस हद तक उतार दिया कि उनको टेलीप्रॉम्प्टर यूज करना पड़ा। एंड मोर ओवर, तेजस्वी ने अपना सब कुछ सेट किया था एजेंडा। ही नेवर अलाउड एनीबडी टू टेक ऑन हाईजैक हिज एजेंडा, और ही नेवर फेल इनटू द ट्रैप ऑफ द बीजेपी। उन्होंने अपना जो उनका एक जो भी एजेंडा उन्होंने सेट किया था, ही मेंटेन्ड दैट टिल द लास्ट स्पीच। चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो समाज सैलरी हो, टीचर्स का, आंगनवाड़ी वर्कर्स का, उन्होंने सबको, हेल्थ सिस्टम हो का इम्प्रूवमेंट हो, महंगाई की बात करें, तो शुरू से अंत तक उन्होंने वो ही स्टक टू इट एंड ही हैज प्रूव्ड टू बी ए लीडर। जो जितने आप टीवी पे आपने रिपोर्टिंग देखी पिछले 15 दिनों में या 20 दिनों में, जो उनका पूरा दौरा रहा है बिहार का, उस दौरान जो भीड़ उमड़ रही है उनके पीछे, वो अपने आप में एस्टैब्लिश करती है कि तेजस्वी हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी ए लीडर। एक तरफ डबल इंजन जिसकी बात बार बार कही गई, और एक तरफ कह सकते हैं अगर तो बंदी करनी हो और उस तरह के एक फ्रेज यूज करना हो, डबल युवराज है। क्या कहेंगे विपिन शर्मा जी? क्या ये देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि आमने सामने की टक्कर थी और तीसरा कोई लड़ाई में था नहीं। वो अलग बात है कि साथ गठबंधन इस चुनाव में ताल ठोक रहे थे, लेकिन सबको सबका अस्तित्व पता है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी को क्रेडिट जाना चाहिए कि वो लड़ाई को इस हद तक ले गए कि आप हम इसे कांटे की टक्कर कह रहे हैं? देखिए, निश्चित बात है, जहां पर श्रेय देना बनता है तो श्रेय देना पड़ेगा। और ये एक गौरतलब बात, आप 2020 के विधानसभा के चुनावों की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो उभर के आई है कि यहां पर 2 युवा चेहरे जो सामने आए हैं। चिराग पासवान को भी आप हल्का ना समझिए, वो अलग बात है कि जो रुझान बता रहे हैं या जो सीटें नहीं निकाल पाएंगे वो वक्त तय करेगा 10 नवंबर। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने चुनाव में अपनी एक भूमिका निभाई और बढ़ चढ़कर आए, लोगों के समक्ष अपने संकल्प पत्र की बात कहें या विजन डॉक्यूमेंट्स या अपने सपने साझे करें, तो निश्चित बात है ये 2 युवा चेहरा है। क्योंकि पहले अपने पिता की छत्र छाया में ये लोग लड़ते थे चुनाव, या पीछे थे बैकग्राउंड में, लेकिन अभी दोनों, आप तेजस्वी यादव की बात करें और चिराग पासवान की,
अब जो रही बात, आपने डबल इंजन की बात करी और युवराज की बात करी, देखिए ये चुनाव में ये स्वाभाविक है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और एक दूसरे पे लांछन भी लगाए जाते हैं, तीखे प्रहार भी होते हैं। तो निश्चित बात है, प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने बोला डबल इंजन की बात करी लोगों के पास जाकर की, क्योंकि कारण यह है कि लोगों को यह बताना चाहते थे प्रधानमंत्री की आपके जो विकास के कार्य, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री की अगर बात करें खास तौर पे तो वो हमेशा तवज्जो विकास को रहती है कि विकास ही एक मुद्दा था। तो वो उन्होंने बोला कि जब दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपकी एनडीए की होगी तो यहां पर जो विकास के कार्य अधूरे रह गए हैं, जो सपने अधूरे रह गए हैं लोगों के, वो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, बिना रुकावट के वो हम लोग पूरा कर पाएंगे। और साथ में उन्होंने ये भी याद दिला दिया कि युवराज के बारे में उन्होंने याद दिलाया, वो दृश्य लोगों के सामने आया कि जब 2 युवराज निकले थे, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन समझने वाले सब समझ गए कि प्रधानमंत्री किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब 2 युवराज निकले थे लोगों के बीच और वो बस में ही और वहीं पर ही तारों के जंजाल में उलझ के रह गए। जी बिल्कुल, अब तो मैं इसीलिए ये डबल युवराज का शब्द मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया कि क्या वो एक अंडर एस्टिमेट वाली स्थिति हो गई थी, क्या उनको ज्यादा हल्के में लेने की कोशिश की गई। चलिए ये आप जो परिणाम आएंगे वो बताएंगे, इस पर हम और ज़्यादा और दूसरे फैक्टर्स पर हम बात करेंगे। अवनीश कुमार सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ है, थोड़ा सतही इस वक्त स्थिति क्या है उनसे हम जान लेते हैं। अवनीश, अब पूरा समर जो है वो अपने निर्णायक पहलू की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल ये अनुमान बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है और एनडीए कहीं ना कहीं जिससे अपेक्षा की जा रही थी और लगातार एक तरीके से प्रचारकों की जो पूरी फौज हमें बिहार में देखने को मिली थी, उतना फ्रूटफुल ये रिजल्ट हमें दिख नहीं रहा एग्जिट पोल में। क्या कहेंगे आप, कौन कौन से ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिनकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से रणनीति अपनाई इस बार, जो उन्होंने रणनीति बनाई कि परिवार के तमाम लोगों को चुनाव प्रचार से दूर रखा, उन्होंने खुद कमान संभाला और जो मुद्दे, खासतौर पे जो बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को पूरे चुनाव में उन्होंने भुनाने का काम किया। ये फर्स्ट टाइम तमाम जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ उन्होंने आकर्षित किया। तमाम वोटरों को उन्होंने सपने दिखाएं कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लोगों को बाहर कमाने नहीं जाना पड़ेगा, लोग बिहार में उनको रोजगार मिलेगा। तो वैसी स्थिति में तमाम लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने आकर्षित करने का काम किया। वहीं तमाम जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करेंगे, शिक्षकों को जो है तमाम जो वादे करेंगे उसको पूरा करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने जो रणनीति बनाई, जो मुद्दे तैयार किए, उस मुद्दे पर तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़े और लगातार लोगों को मोटिवेट भी किया। देखिए, ज़मीनी स्तर पर तमाम जो युवा हैं, जो युवा फर्स्ट टाइम वोटर था, वो जंगल राज की कहानी को वो नहीं जानता था, उसको जंगल राज की कहानी से ज़रा ताल्लुक़ नहीं था, उसको आने वाले समय में रोज़गार की ज़रूरत थी, उसको सुरक्षा की ज़रूरत थी। तो वैसी स्थिति में जो फर्स्ट टाइम वोटर है और जो युवा वोटर है, तेजस्वी यादव ने उन युवा वोटर को, उन फर्स्ट टाइम वोटर पर फोकस किया और उनको जो सब बाग दिखाया, उनको जो उनसे जो बातें कही, नौकरी संवाद किया। तो तमाम जो रणनीति तेजस्वी यादव ने इस बार बनाई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ तेजस्वी यादव खुद अकेले चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे तमाम विधानसभा में, और वहीं दूसरी तरफ एनडीए के कई बड़े दिग्गज नेता, खुद प्रधानमंत्री को कई बार बिहार में रैलियां करनी पड़ी। तो इससे अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है कि बीजेपी और खासतौर पे एनडीए में कितनी घबराहट थी। और जो रणनीति बनाई, मैं इसी पर आ रहा था, तमाम चुनाव प्रचार में जो तेजस्वी यादव ने बीजेपी, मैं चाहूंगा कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम इस पर जवाब ले लें। जे.आर. शरण जी, प्रचारकों की फौज तो थी ही और हमें इसी तरह का एक सिनेरियो दिखाई दे रहा था कि तेजस्वी अकेले लीड कर रहे थे, राहुल गांधी भले ही थे, इसे हम डबल युवराज भले ही कहें, लेकिन हमें आगे और उनकी बात को सुनने वाले तेजस्वी यादव ही एकमात्र थे जो जिनकी बात लोग सुन रहे थे। तो सिर्फ प्रचारकों की फौज एक तरफ और तेजस्वी एक तरफ कहें, या कहें कि मुद्दे एक तरफ और स्थानीय मुद्दे एक तरफ और राष्ट्रीय मुद्दे एक तरफ थे, क्योंकि एनआरसी का मुद्दा भी आया, सीएए का मुद्दा भी आया, लव जिहाद का मुद्दा भी आया, राम मंदिर का मुद्दा भी आया और भारतीय सेना का मुद्दा भी आया। तो आपको नहीं लगता कि ये नेशनल इश्यूज और रीजनल इश्यूज की भी बात थी, स्टेट के जो मुद्दे उनकी बात भी थी? देखिए, स्टेट इलेक्शन था तो स्टेट के मुद्दे आने मस्ट थे। एक दूसरा, एम्प्लॉयमेंट बिहार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी, एजुकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हेल्थ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन सबों पे तेजस्वी ने किया, बल्कि तेजस्वी ने अपने कुछ अंतिम भाषण अगर तेजस्वी के सुने तो उन्होंने इसका जिक्र किया है कि 30 हेलीकॉप्टर बनाम 1 हेलीकॉप्टर, राइट,
और 30-30 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और वो अकेला इंसान लालू प्रसाद के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उसने एक दिन में 16 जगह उन्होंने भाषण दिया है, विच इज हाईएस्ट। लालू ने भी कभी इतना नहीं दिया है। तो उस आदमी ने उस 9th फेल कह लीजिए, उसको आप 31 साल का बच्चा कह लीजिए, उसको युवराज कह लीजिए, लेकिन उसने एस्टेब्लिश कर दिया। आप जब बिहार के इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ था तब आप सोचिए कि ये लोग कह रहे थे कि नीतीश का कोई ऑपोजिशन नहीं है, नीतीश के सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं है। आज खड़ा होकर चैलेंज तो कर रहा है। आज एनडीए सरकार बनाने के एटलीस्ट मेरे समझ में, मेरी जितनी पॉलिटिकल नॉलेज है उससे मैं कह सकता हूं कि एनडीए आज सरकार बनाने के पोजीशन में नहीं है। तो वहां लाके तो खड़ा कर दिया ना तेजस्वी, अकेला इंसान। आपकी शुरुआती बात मुझे याद है जो आपने कहा था कि एक तरीके से साए से बाहर निकले हैं लालू यादव के और अपने आप को स्टैब्लिश करने में उनके चुनाव बड़ी उपलब्धि रहेगी। सरकार चाहे किसी की भी बने, 10 तारीख का हमें इंतजार करना होगा। फटाफट से। बिहार ऐसे तो कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में हर स्टेट में प्रेवलेंट है, लेकिन बिहार और यूपी कास्ट सिस्टम के लिए माना जाता है। ठीक है। और भूमिहार जो 8% ऑफ द पॉपुलेशन है बिहार का, उसका कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में आप री इमर्जेंस देखेंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ एमएलएस फ्रॉम दैट कम्युनिटी विल इंक्रीज दिस टाइम। क्या लगता है ये नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव वाली बात कह देना एक भरी सभा में, ये एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक आपको दिखाई दे रहा है या फिर एक मजबूरी आपको दिखाई दे रही है? संक्षेप में बताएं। देखिए, बड़े सुलझे हुए ये एक राजनेता हैं और ये इनका एक बड़ा लंबा अनुभव है नीतीश कुमार का। तो उन्होंने ये अगर ऐसी बात बोली है कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, तो ये इमोशनल कार्ड भी हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर सही मायने में जो राजनीति की समझ रखते हैं तो वो ये बात जरूर समझते हैं अच्छे तरीके से, भली भांति, कि नीतीश कुमार, देखिए बड़े जिम्मेदारी से मैं एक बात बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार, क्योंकि विकल्प की बार बार बात करते हैं कि हम जब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन दूसरा चेहरा है, विकल्प के अभाव के कारण फिर वही लोग बोलते हैं कि भाई यही कारण था। एक ये भी कारण था कि भाजपा को क्यों प्रचंड बहुमत मिला, और या लोग क्यों उनको, लोगों को, भारत की जनता को, लोगों को क्यों प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी समझ आते हैं। तो नीतीश कुमार, क्योंकि एक चुनावी रैली में बोला उन्होंने, चिराग पासवान ने बिल्कुल साफ करा कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार इस गठबंधन से, एनडीए के गठबंधन से बाहर निकल जाएंगे और ये टक्कर देंगे। तो ये निश्चित बात है कि आप अगर उस बात को सही मामले में समझें तो आने वाले वक्त में इस बात को नकार नहीं सकते कि आने वाले वक्त में विपक्ष, जैसे महागठबंधन का ऐलान हुआ लोकसभा के चुनाव में कि बुआ भतीजा एक साथ आगे एक मंच पे दिखे, वो अलग बात है कि वो अलग हो गए, वक्त बदलते देर नहीं लगता। लेकिन यहां पर यह बात समझनी पड़ेगी, नीतीश कुमार एकमात्र एक ऐसे एक राजनेता हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं। क्योंकि आप ये समझे कि ममता बनर्जी या शरद पवार या बाकी राहुल गांधी, ये बात नहीं, लेकिन नीतीश कुमार, अगर महागठबंधन एक हो जाए तो नीतीश कुमार वो चुनौती दे सकते हैं 2024 में लोकसभा के चुनाव में। तो वो बात अलग है। लेकिन ये कहना कि क्योंकि इस समय अभी बात चली अभी कि ये वाले जो चुनाव हैं, 3 चरण पूरे हो गए, आज चुनाव संपन्न हो गए, 10 तारीख को नतीजे आएंगे। मैं बिना झिझक के कह सकता हूं कि जो अभी ऐसे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, और जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं लगभग कुछ उस दिशा में भी जा रहे हैं कि कांटे की टक्कर जिस तरह से हुई है। बात कह दी कि अमेरिकी चुनाव को भी आपने शामिल कर लिया एक बिहार के असेंबली इलेक्शन के साथ में, और स्थिति मुझे भी लगता है कि वैसे ही एक क्लोज फाइट जो है वो दिख रही है। लेकिन फिर मैं नीतीश वाले बयान पर ही जे.आर. शरण जी आपके पास आऊँगा। क्या आपको नहीं लगता कि एक उम्मीद की जो लौ जल रही थी, उनका ये बयान उस लौ को भी बुझाने का काम करता है? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए 2005, 2010, 2015 में जो नीतीश कुमार थे वो 2020 में नहीं है। और तेजस्वी ने ये पिछले 1 साल से बार बार कह रहे हैं कि अब वो थक चुके हैं, अब वो बिहार की जो अपेक्षाएं हैं उस पर नहीं उतर रहे हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं वहाँ फील्ड में रहा हूँ, मैंने देखा है। नीतीश कुमार सीम्स टू बी लाइक ए वॉर्न, जो ऑलमोस्ट थक चुके हैं, हार चुके हैं। उनका ये अंतिम एक ट्रम्प कार्ड था कि मैं किसी तरह एक सेंटिमेंटल खेलूं कि मुझे कुछ सीटें बच जाए। तो क्योंकि आज नीतीश का कार्ड रहा या इसके पीछे पूरी रणनीति आप देखते हैं? नहीं, रणनीति नहीं देखता हूं मैं, इसमें केवल नीतीश का ही कार्ड देखता हूं। ओके, चलिए अवनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं, अवनीश से जान लेते हैं। अवनीश, ये जो बात कही थी जनसभा में नीतीश कुमार ने, ये लग रहा है आपको ये एक फैक्टर रहा आखिरी वक्त में जब आज तीसरे चरण का मतदान हुआ, खासतौर पर जो सीमांचल का क्षेत्र है
वहां पर क्या इसका कोई असर आपको लगता है देखने को मिला होगा? नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से जनसभा में साफ तौर पे कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हाँ। नीतीश कुमार जी माहौल को जरूर भाप गए थे। हाँ। और माहौल भापने के बाद उन्होंने इस तरह का बयान दिया, क्योंकि नीतीश कुमार जी कभी भी जब उनसे राजनीति से संन्यास लेने की बातें होती थी तो वो साफ तौर पे बातों को टाल देते थे। लेकिन जिस तरह से बड़ी सभा में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जरूर माहौल को भापा है और उनके जो इंटरनल एजेंसियाँ जो है वो जरूर उनको बताई होगी कि ये चुनाव का जो परिणाम है वो बेहतर आने वाला नहीं है। और जो कई फैक्टर तो कई है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी का कोर वोटर जो है ब्राह्मण और भूमिहार, वो भी एनडीए को वोट नहीं कर वो भी तेजस्वी को कई जगहों पर वोट किया है। तो रोजगार एक ये मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा तेजस्वी ने बना दिया। उसके लिए उन्होंने नौकरी संवाद का आयोजन किया, फेसबुक के माध्यम से लोगों से अपील की, लोगों से सीधे इंटरेक्ट हुए। और रोजगार एक ऐसा मुद्दा रहा इस चुनाव में जो तमाम जाति धर्म के जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार चाहिए। और इस रोजगार का मुद्दा को इस तरह से उन्होंने भुनाने का काम किया। 2015 की बात मैं याद कर दूं, 2015 में जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे को लालू प्रसाद यादव ने भुनाने का काम किया था, उसी तरह रोजगार के और प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए थे उनको यहाँ रोजगार मिले, उनकी तकलीफों को लेकर जिस तरह से मामले को तेजस्वी ने उछाला, लोगों को टीच किया, लोगों को मोटिवेट किया। हमें लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। जो अभी तक जो अनुमान हम लोग लगा रहे हैं, जो भी टीवी चैनल जो सर्वे कर रही है, एससी वोटर हो या चाणक्य टुडे हो, तमाम लोगों ने जो सर्वे किया है, अब परिणाम 10 को आएंगे। लेकिन जो अनुमान लग रहे हैं, अनुमान में ये जो फैक्टर है उसमें भी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट की स्थिति में जो है वो महागठबंधन दिखाई देता है। विपिन शर्मा जी, बहुत संक्षेप में अगर हम देखें, जो और दूसरे चेहरे हैं और जो गठबंधन का हिस्सा रहे थे, जैसे चिराग को जाने देना या चिराग की भूमिका क्या है, एलजेपी की भूमिका क्या है, ये स्पष्टता ना सामने रखना और एक तरह से हमदर्दी भी रखना और कुछ काउंटर भी ना करना, तो आपको लगता है कि ये जो पशुपेश में डाला गया वो एक कहीं ना कहीं नुकसान का काम कर गया एनडीए के लिए? देखिए, इन चुनावों की गौरतलब बात यही है कि यहाँ पर बार बार एक तरफ जब चिराग पासवान बार बार सफाई देते रहे कि मैं भाजपा के साथ हूं और प्रधानमंत्री मोदी पे हमारे को पूरा भरोसा है, और उधर दूसरी तरफ भाजपा ये सफाई, उनके वरिष्ठ नेता ये बार बार बोलते रहे, रुख साफ करते रहे, बोलते रहे कि नहीं, हमारी सीटें भले ही ज्यादा भी आ जाए जेडीयू से, तब भी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नीतीश कुमार ही बैठेंगे और हम उन्हीं के साथ हैं। तो यहां पर बिल्कुल साफ दर्शाता है। और बार बार चुनावों के पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि किंग मेकर की भूमिका में चिराग पासवान आएंगे कि, और वो अब देखिए, अगर एग्जिट पोल की बात करें, जो सीटें, क्योंकि अगर 4-5 सीटों का भी रहता है, 10 सीटों का रहता है, और अगर वो चिराग पासवान की पार्टी ले आती है वो सीटें, तो निश्चित बात है कि वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकेंगे। लेकिन जो पहले, देखिए, मैं एक बड़ी अहम बात बोलूंगा कि ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या बिहार, हिंदी हार्ट बेल्ट ये दोनों हुए, उत्तर प्रदेश और बिहार, कि क्या बिहार भी उत्तर प्रदेश की राह पे चलेगा? क्योंकि अगर 2017 का विधानसभा चुनाव देखा जाए उत्तर प्रदेश का और 2019 का लोकसभा का चुनाव देखा जाए, तो यहां पर लोगों ने विकास को, वहां की जनता ने, लोगों ने विकास को तवज्जो देते हुए जाति, समुदाय, धर्म से ऊपर उठकर अपना बेशकीमती वोट डाला। तो यही अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन अगर अभी भी वो जाति समुदाय पे वोट डाला गया, तो ये दिलचस्प बात होगी कि देखना पड़ेगा कि 10 तारीख को जब अंतिम निर्णय आएगा। लेकिन फिर मैं फिर आपकी बात पर लौटता हूं और जय शरण जी के पास जाता हूं, और आखिरी 2 मिनट मेरे पास है। शरण जी, मैं चाहता हूं इसी पर आप कंक्लूड रिमार्क भी दें। जो बात कह रहे हैं विपिन शर्मा जी कि अगर यूपी के चुनाव को अगर हम देखें, और दिल्ली जाने का रास्ता यूपी बिहार ही समझा जाता है, ऐसे में, लेकिन यूपी में तो आप राजनीतिक सूखा देख रहे थे, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, वहां पर तो आपने एक रणनीति के तहत किस तरह से आप आगे बढ़े, कैंपेन आपने चलाया, ये स्थिति यहां पर नहीं थी। यहां पर तो आप सत्ता में थे और आपकी जवाबदेही थी। तो आपको क्या लगता है, मुद्दों के मोर्चे पर एनडीए हारा है, पीछे हुआ है? देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं अभी तक। अमित शाह की एक भी रैली बिहार में नहीं हुई, और जब आज लास्ट फेस है तो वो बंगाल 2 दिन के लिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? जो अपने आप को चाणक्य कहता हो, जो अपने आप को सरताज कहता हो, जो अपने आप को इलेक्शन जीतने का माहिर समझता हो, वो बिहार जाता भी नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? या आप हार पहले ही कंक्लूड कर गए कि बिहार हम जीत नहीं सकते, चलो इसको छोड़ दो? और पिछली बार अमित शाह ने अपनी जी जान फूकी थी, फिर भी जीत नहीं पाए थे। तो इस बार क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अमित शाह स्थितियों को पहले ही भाप गए? यस। नहीं तो नहीं जाने का कारण क्या है? आज अगर वो बंगाल जा सकते तो बिहार क्यों नहीं जा सकते थे?
चलिए, इस पे मैं बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। विपिन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कंक्लूड तो ये रिमार्क। कहना चाहूँगा, देखिए इनकी बात अपनी तरफ बिल्कुल दुरुस्त है, और लेकिन अगर प्रधानमंत्री, ज्यादा वरिष्ठ कौन हुआ, ज्यादा बड़ा कौन हुआ, प्रधानमंत्री की गृह मंत्री? तो अगर वो चाणक्य भले ही है, 21वीं सदी के सबसे बड़े चाणक्य वही हैं, अमित शाह, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जाके रैली कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो कारण है कि क्या तब प्रतिष्ठा लेकिन दांव पे नहीं लगी। चलिए, मुझे खत्म करना है इस डिबेट को। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन फिर भी जे.आर. शरण जी की इस बात में दम है, क्योंकि हर चुनाव, कोई भी चुनाव आज से पहले आप उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी अमित शाह हमें प्रचार में पीछे नहीं दिखे, और एक तरीके से हर चुनाव का श्रेय कहीं ना कहीं अमित शाह को, जो चुनाव जीती है बीजेपी वहाँ या एनडीए, वहाँ पर श्रेय जरूर मिला है। इस बार क्या था कि इंटरेस्ट नहीं दिखाया अमित शाह ने, और एक भी चुनाव प्रचार की रैली, जनसभा जो है वहाँ पर नहीं की। ये सवाल अपने आप में इस बहस से उठ खड़ा हुआ है। फिलहाल हम फिर कहेंगे, नतीजों का इंतजार हमें रहेगा। ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं, ये सिर्फ अनुमान भर हैं। क्या ये असल नतीजों में कन्वर्ट हो पाएंगे, रिफ्लेक्ट हो पाएंगे? इसके लिए हमें 10 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।